स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात उन स्कूल्स को लेकर करेंगे जो कि बंद होने जा रहे हैं। तकरीबन ये संख्या भी 460 के करीब है और कम नहीं है संख्या। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि छात्र कहाँ जाएंगे, स्टाफ का क्या होगा। और स्टाफ में सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर कैरियर्स भी आते हैं। तो आखिरकार इन्हें कैसे और कहां शिफ्ट किया जाएगा, किसे ये दायित्व सौंपा गया है, बिल्कुल बारीकी से ये जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात हम राज्य चयन आयोग को लेकर करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सुझाव उन युवाओं की ओर से दिया गया है जिनकी भर्तियां लटक गई हैं। और चर्चा ये है कि अब यहाँ राज्य चयन आयोग भी दोबारा से OMR वाली प्रणाली लागू कर सकता है। हालांकि ये प्रणाली बंद की गई थी इस वजह से ताकि धांधलियां ना हो सके, लेकिन आखिरकार वजह क्या रह रही है जो दोबारा से इस तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है कि राज्य चयन आयोग अब OMR से भी यानी कि OMR सिस्टम से भी यहाँ पर भर्तियां करवा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर में थे। हमीरपुर के नदौन में इनकी ओर से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी 23 अगस्त तक मौसम खराब बताया गया है। 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी बन सकती है, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन की गई है। चंबा और कांगड़ा में ये बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है 23 अगस्त तक। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और मंडी है। तो इन लोगों को खास तौर पर यहां ध्यान रखना होगा, क्योंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला इन क्षेत्रों में जारी रहने वाला है। 3 जगह बादल फटने का मामला सामने आया है। बीती रात भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद रामपुर में एक दफा फिर बादल फटा है। लोग काफी ज्यादा सहम गए थे, अपने घरों से बाहर आ गए, इधर उधर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी समेज गांव में जिस तरह का हादसा पेश आया है उसके बाद अब लोगों ने सबक ले लिया है। हल्की बारिश भी होती है तो घबरा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि अगर काफी तेज बारिश हो रही हो या ये प्रतीक हो रहा हो कि बादल फट रहा है, तो ऐसा प्रतीत होते ही घरों से बाहर निकलना काफी जरूरी है, क्योंकि समेश गांव में भी यही हुआ। लोग घरों के अंदर सोए रह गए और पूरे घर वहां पर ढह गए हैं। घरों के साथ ही लोग भी मलबे में दब गए थे। तो रामपुर में बीती रात भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। अगली बात करना चाहेंगे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की। 2 जगह पर यह प्रभावित हो गया है, एक 9 मील के पास और एक 4 मील के पास। यहां लंबी कतारें सुबह वाहनों की लग गई थी। वन वे इस रास्ते को करना पड़ा था, क्योंकि 2 जगह पर यह प्रभावित हुआ है। तीसरी बात करेंगे उस क्षेत्र की जो कि ऊना में आता है। ये दरअसल संतोषगढ़ कस्बे से जोड़ने वाला पुल वहां पर तबाही के चलते प्रभावित हो गया और एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया था। हालांकि ग्रामीण लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया इस व्यक्ति को। तो ये 3 जगहों पर बादल फटने का मामला सामने आया है। एक रामपुर है, दूसरा ऊना का संतोषगढ़ कस्बा बताया जा रहा है, जहां पर एक तरह से लोग काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुआ है। ननखड़ी क्षेत्र में भी एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये जानकारी गड़ासू क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। 5 लोग इसमें सवार थे, 3 घायल बताए जा रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें भजन लाल एक व्यक्ति का नाम था, 32 वर्ष की महज इनकी उम्र थी, जान चली गई है। जैसे ही ये हादसे का शिकार हुए मौके पर ही इनकी मौत हो गई थी। और दूसरा देवराज नाम का यहाँ व्यक्ति सामने आया है, 41 वर्षीय इनकी उम्र थी। गड़ासू नामक स्थान पर यह ननखड़ी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा पेश आया है और अनियंत्रित होकर कार वहां पर गिर गई। अनियंत्रित कार तभी होती है या तो रैश ड्राइविंग की जा रही हो या सही से ध्यान ना हो चालक का, और ये एक बड़ा कारण रहता है कि बड़े हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मेन रीजन ही ये रहता है कि अनियंत्रित होकर कार गिर गई है। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत भड़मार में भी एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ सुबह सवेरे एक व्यक्ति कुएं में नहाने गया था। जैसे ही ये वापस ऊपर की ओर आने लगा, इसका पांव फिसल गया और कुएं में गिरकर ही इसकी मौत हो गई। नजदीक खड़ी एक महिला ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी और उसने ये पाया कि कुएं में मृत व्यक्ति है, तो आसपास के लोगों को
बुलाया। चीख पुकार में ये माहौल बदल गया था। ग्रामीण लोगों ने पूरी कोशिश की कि समय रहते ही व्यक्ति को कुएं से निकाला जा सके, लेकिन जब तक इसे कुएं से निकाला गया ये मौत के घाट उतर चुका था। इनकी उम्र 47 वर्षीय बताई जा रही है और भरमाड़ के रहने वाले थे। संजय कुमार नाम है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही सही से पता चल पाएगा कि पांव फिसलने से ही मौत हुई है या फिर कारण कुछ और रहा है। लेकिन अभी पूरे मामले में पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। ये दरअसल फतेहपुर गए थे, जहां शाहनहर सिंचाई परियोजना का इन्होंने निरीक्षण किया है। ये क्षतिग्रस्त हो गई है, आधा हिस्सा इसका भी खंडित हो गया है और इसका असर वहां के किसानों बागवानों पर पड़ रहा है, विशेष तौर से फसल क्योंकि वहां पर तबाह हो रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को डेप्यूटी सीएम ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द इस परियोजना को ठीक किया जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा ग्रामीण लोग इसी पर निर्भर करते हैं अपनी खेती के लिए और ये पूरा क्षेत्र ही अच्छी फसल के लिए जाना जाता है। खेती से जुड़ा हुआ फसल है, किसानों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द ये परियोजना ठीक करनी होगी। जो इसका खंडित हिस्सा है उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करने के लिए पुनः इस पर काम किया जाए, यानी कि पुनः निर्माण करने के निर्देश डेप्यूटी सीएम की ओर से जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बड़ा ऐलान प्रभावितों पर किया है। दरअसल ये नदौन में थे, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में थे और वहीं इनकी ओर से कहा गया है कि थोड़ा सा धैर्य प्रभावितों को रखना होगा। उनके लिए सरकार सोच विचार कर रही है, मुआवजा भी दिया जाएगा और मुआवजे के साथ साथ क्या उचित कदम उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए उठाए जा सकते हैं, इस पर भी लगातार सचिवालय में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। रामपुर में बादल फटने की घटना एक दफा फिर सामने आई थी बीती रात को। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पल पल की अपडेट लेते रहे। आज दोपहर 12 बजे तक उन्होंने अपडेट ली है। गनीमत ये रही है कि किसी की जान नहीं गई, ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इससे कुछ दिन पहले जब समेश खड्ड में बाढ़ आई थी तो तकरीबन 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसमें भी अभी तक कुछ ही लोगों की शिनाख्त हो पाई है। 30 के करीब लोग अभी भी वहां पर लापता ही हैं। परिजन टुक टुक नजर लगाए हुए हैं कि कब उनके अपने मिल पाएंगे। दरअसल सतलुज बेसिन में जो कुछ एक डेड बॉडीज मिल भी रही हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था में हैं वो शव कि यहाँ चेहरा भी पूरी तरह से घाव से भरा हुआ है, बाकी बॉडी के पार्ट्स भी इसी तरह से जख्मी हुए हैं, तो पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परिजनों को हो रहा है। इसीलिए डीएनए अभियान वहां पर शुरू किया गया था कि डीएनए के जरिए ही उन लोगों को पहचान लिया जाए। कुछ एक की शिनाख्त हुई है, कुछ की अभी भी नहीं हो पाई है और माना यह जा रहा है कि अधिकतर लोग उसमें सतलुज बेसिन में ही समा गए हैं, क्योंकि 30 के करीब लोग अभी भी देखिए वहां लापता बताए जा रहे हैं। आज अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी देखनी पड़ी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों की यही हालत थी, क्योंकि देखिए कोलकाता में एक और मामला सामने आ गया है बिल्कुल उसी तरह का। इतनी ज़्यादा शर्मनाक हरकतों को वहां अंजाम दिया जा रहा है कि पूरे देश भर के अस्पतालों में उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स की ओर से आज भी आईजीएमसी अस्पताल में प्रदर्शन किया गया था, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और डॉक्टर्स की ये मांग है कि उचित कार्रवाई आरोपी पर होनी चाहिए। सीबीआई जांच जरूर शुरू की गई है, लेकिन मामला ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुरंत प्रभाव पर एक्शन लिया जाए, उसी वक्त कड़ी कार्रवाई हो जैसे ही आरोपी यहाँ पकड़ में आ रहे हैं। तो अभी इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब और समय ना दिया जाए आरोपियों को जीने का। जैसे उन्होंने दुर्व्यवहार किया और इस तरह की शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया एक डॉक्टर के साथ, एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कोलकाता में, उस तरह की हरकत दोबारा पेश ना आए किसी भी अस्पताल में। इस तरह की कड़ी सजा आरोपियों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। यही विरोध प्रदर्शन आज किया गया है आईजीएमसी समेत अन्य अस्पतालों में भी, और बड़ी संख्या में आज डॉक्टर्स ने ये प्रदर्शन किया है। दरअसल यूं तो यहाँ कंसल्टेंट डॉक्टर्स को रखा जा रहा था सेवाएं देने के लिए, लेकिन आज ये भी कूद पड़े थे प्रदर्शन करने के लिए और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी हड़ताल में कूद पड़ी है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। अगर आईजीएमसी अस्पताल की बात करें तो यहाँ इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए फिर कुछ एक चुनिंदा डॉक्टर्स नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार डॉक्टर्स का रोष बढ़ता जा रहा है और कारण वही है कि इस तरह का व्यवहार आखिरकार उन डॉक्टर्स के साथ क्यों हो रहा है जिन्हें भगवान के समान माना जाता है। कोई भी बीमारी
किसी भी व्यक्ति को होती है तो यही सोचकर वो अस्पताल जाता है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो भारत देश में तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है और यहाँ इस तरह का सलूक इनके साथ हो रहा है और उस हिसाब से उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब देखिए, कंसल्टेंट डॉक्टर भी क्योंकि हड़ताल पर कूद गए थे तो इसका हमें असर जरूर देखने के लिए मिला। काफ़ी इंतज़ार मरीजों को करना पड़ा। दुर्गम क्षेत्रों से भी आईजीएमसी अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं, उन्हें जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की जा रही है और वो फिर वापस लौटे। कुछ एक ने प्राइवेट अस्पताल का भी यहाँ रुक किया, करना पड़ा क्योंकि दूर से आए थे, अब ऑप्शन कोई और नहीं थी। आज ये पूरा दिन एक तरह से स्ट्राइक पर आ गए थे और यहाँ डॉक्टर्स की ओर से ऐलान ये किया गया है कि जब तक आरोपियों को पकड़ के उन्हें कोई उचित कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, बड़ा एक्शन उन पर नहीं होता है, ये अपनी हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं। ये इसी तरह से रोजाना प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ आईजीएमसी में जो कुछ एक बड़ी कमियां चल रही है वो भी फीमेल स्टाफ की ओर से गिनवाई गई है। दरअसल एक फीमेल डॉक्टर की ओर से ये कहा गया कि अभी तक सीसीटीवी कैमरास तक आईजीएमसी अस्पताल में नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन एक इक्का दुक्का है, इनसे काम नहीं चलेगा। जिस तरह की वारदात वहां पेश आई है वैसा किसी भी अस्पताल में हो सकता है। और आईजीएमसी में जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात भी किए गए हैं उनके पास प्रॉपर वेपन नहीं है, कोई स्टिक नहीं है, तो कैसे वो वहां फीमेल या मेल स्टाफ की सुरक्षा कर पाएंगे। ये भी अब बड़ी बात इन्होंने कही है। ड्यूटी रूम्स इनके ठीक नहीं है, वहां पर प्रॉपर्ली अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई है। ये खुद को लेकर महफूज यहाँ महसूस नहीं करते हैं, यानी कि इन्हें ये नहीं लगता है कि एक तरह से ये सुरक्षा के दायरे में है। तो ये कुछ एक बड़ी बातें इनकी ओर से गिनवाई गई है और आईजीएमसी प्रशासन से इन्होंने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इनके लिए भी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। कुछ ऐसे प्रावधान इनके लिए होने चाहिए जिसके बाद ये खतरे में खुद को महसूस ना करें। आईजीएमसी में सैकड़ों हजारों लोग भी रोजाना आते हैं, न जाने किसकी क्या मानसिकता होगी। अब ये खुद को लेकर सहम गई हैं, इस वजह से सुरक्षा के दायरे में इन्हें रखा जाए। और यहाँ एमएस डॉक्टर राहुल राव का ये कहना था कि सुरक्षा दी जा रही है स्टाफ को, लेकिन आने वाले दिनों में भी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर वो बिल्कुल सोच विचार करेंगे। और जिस तरह का मामला देखिए ये कोलकाता में सामने आया है, सबक लेने की आवश्यकता है इससे। देखिए, श्रद्धालुओं के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। ये जिला कांगड़ा के शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर की घटना बताई जा रही है, जहां पंजाब से कुछ एक श्रद्धालु आए थे, आपस में ही ये भिड़ पड़े और किसी बात को लेकर पहले बहस हुई, फिर इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और फिर लात घुसे भी वहां चले। ये सभी श्रद्धालु पंजाब से ही आए हुए थे और इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर के परिसर में ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वहां के स्थानीय दुकानदारों को काफी गुस्सा आया और रोष कुछ इस कदर आया कि इन्हें बाजार से बाहर ही धकेल दिया गया। लेकिन यहाँ पुलिस का ये कहना है कि उनके पास मारपीट की कोई सूचना नहीं आई है, इस वजह से मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन 2 लोग घायल जरूर हो गए थे जो लात घुसे एक दूसरे पर चला रहे थे और ये पंजाब के ही युवक हैं। बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब माहौल इस तरह से बिगड़ता है तो कई तरह के सवाल उठते हैं और स्थानीय लोग भी फिर इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 अगस्त को इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पेपर 1 के लिए 11 से 12 बजे और पेपर 2 के लिए 2 से 5 बजे के बीच स्क्रीनिंग एग्जाम होने जा रहा है। हालांकि अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड भी वेबसाइट से अभ्यर्थी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बारीकी से जानकारी भी वेबसाइट पर दी गई है और दूरभाष नंबर पर भी ये संपर्क कर सकते हैं लोक सेवा आयोग के। आउटसोर्स कर्मचारी एक दफा फिर जागे हैं और अपने लिए पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये शांत हो गए थे, लेकिन एक दफा फिर इन्होंने कहा है कि नियमितीकरण इनका होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब कोई रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनेगी। ये वोकेशनल शिक्षक हैं, लगातार इनकी ओर से ये मांग पहले भी उठाई गई थी कि इन्हें भी डायरेक्ट विभाग के अंडर किया जाए, क्योंकि कंपनियां इनका शोषण कर रही है। इन दिनों वोकेशनल शिक्षा सभी स्कूलों में प्रदान की जा रही है और देखिए ये विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं जो कि छात्रों को सक्षम बना रहे हैं जल्द से जल्द रोजगार हासिल करने के लिए। तो ऊंचाइयां छात्र छू रहे हैं वोकेशनल शिक्षा हासिल करने के बाद, लेकिन जो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। इनका कहना है अनदेखी हो रही है पूरी तरह से। जब बाकी कैटेगरीज को ये लाभ मिल रहा है शिक्षकों की कि उन्हें रेगुलर किया गया है, वो डायरेक्ट विभाग के दायरे में है, तो आखिरकार इनकी अनदेखी क्यों हो रही है? इन्हें भी रेगुलर पॉलिसी
मिलनी चाहिए, एक तरह से रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जानी चाहिए। और अब इन्होंने एक दफा फिर सरकार से ये दरख्वास्त की है। 2400 के करीब वोकेशनल शिक्षकों की संख्या है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की है। नदौन में 8 लेन स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज सुविधा वाला खेल परिसर का निर्माण होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने नदौन के खरीडी मैदान में बन रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर का शनिवार को ही शिलान्यास किया है। सीएम का नदौन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस खेल परिसर का 20% काम पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री का ये कहना था कि सभी तरह की स्पोर्ट्स सुविधाएं अब हिमाचल प्रदेश में दी जाएंगी। इसे लेकर जगह जगह पर ये बड़े खेल कॉम्प्लेक्स तैयार भी किए जा रहे हैं। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि नशे से दूर युवा पीढ़ी रह पाएगी। तो इसीलिए इंडोर स्टेडियम्स का निर्माण भी जगह जगह किया जा रहा है। और नदौन में भी तकरीबन ये देखिए 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजना है जो कि समर्पित की गई है। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों में थी, कुल मिलाकर ये हमीरपुर की जानकारी हम दे रहे हैं जहां 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है ये नदौन के खरीडी मैदान में बहुउद्देशीय खेल परिसर जो बनाया जा रहा है, ये बड़ी सौगात कहना चाहेंगे। अब उन स्कूल्स पर आना चाहेंगे जिन्हें बंद किया जा रहा है। ये संख्या भी कम नहीं है, तकरीबन 460 के करीब है। देखिए इसमें 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, यानी कि जहां पर एक भी छात्र नहीं था। इसके अलावा 361 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स ऐसे सामने आए हैं जहां 5 या 6 के बराबर संख्या थी या इनसे भी कम संख्या थी। तो इन स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा। ये एक तरह से बंद नहीं हुए हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन 99 के करीब स्कूल डी नोटिफाई हुए हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है इस वजह से क्योंकि वहां पर एक भी छात्र नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार स्टाफ का क्या होगा, क्योंकि ये पिछली कैबिनेट में ही सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, अब इसे लागू कर दिया गया है। और जो शिक्षा सचिव राकेश कंवर है उनकी ओर से इस पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब अधिसूचना जारी हो गई है और इसमें साफ तौर पर ये बिल्कुल बताया गया है कि आखिरकार स्टाफ को कैसे और कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। अलग से इसके लिए ये लिखित में आदेश जारी हुए हैं। पहली बात करना चाहेंगे शिक्षकों की कि आखिरकार इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। नज़दीकी स्कूलों में शिक्षकों को ट्रांसफ़र करने की बात हुई है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ऐसे शिक्षकों को भेजा जाएगा जो कि स्कूल डी नोटिफाई हो गए हैं या जिन्हें मर्ज किया जा रहा है। और ये टीचर विद पोस्ट ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अब आना चाहेंगे बाकी चीज़ों पर, क्योंकि स्टाफ के अलावा यहाँ छात्र भी हैं, ऑफिस रिकॉर्ड भी है और भवनों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ में तो मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर करियर्स भी आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने शिक्षकों को लेकर जानकारी दे दी है कि इन्हें विद पोस्ट ही ट्रांसफ़र किया जाएगा और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इन्हें भेजा जाएगा। इनकी एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर करियर्स की कर लेते हैं। इनका पूरा जिम्मा ही यहाँ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया है। इनके डिस्पोजल पर ही इन्हें भेजा जाएगा। ये भी क्लैरिटी हो गई। तीसरी बात करना चाहेंगे छात्रों की। तो देखिए छात्रों को नज़दीकी स्कूलों में भेजा जाएगा और ये पूरा जिम्मा डेप्यूटी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हेड टीचर तक दिया गया है। यानी कि ये जिम्मेदारी डेप्यूटी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हेड टीचर की होगी कि वो नज़दीकी स्कूलों में छात्रों को भेजे और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऑफिस रिकॉर्ड का क्या होगा? देखिए जो स्कूल डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, उनका ऑफिस रिकॉर्ड सेंटर स्कूल में होगा। और जो डी नोटिफाई नहीं हुए हैं लेकिन मर्ज ज़रूर किए गए हैं, तो जिन स्कूलों में उन्हें मर्ज किया गया है वहीं उनका पूरा ऑफिस रिकॉर्ड पहुंचने वाला है। स्कूलों का फर्नीचर, किताब और अन्य सामान जो कुछ भी रहेगा उन्हें ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जेबीटी की सैंक्शन पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर के कॉमन पुल में डाल दी जाएगी, जबकि टीजीटी जैसे स्टेट लेवल की पोस्ट डायरेक्टरेट लेवल के कॉमन पुल में रखी जाएगी। बंद किए गए स्कूलों की ज़मीन और भवन शिक्षा विभाग के तहत ही रहेगी, लेकिन लोकल ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी उन्हें लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ये है पूरा ब्यौरा। लिखित में अलग से ये ऑर्डर जारी हुए हैं कि आखिरकार स्टाफ को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा,
जो छोटे वर्ग हैं, मल्टीटास्क वर्कर, वाटर करियर जैसे, इनका क्या होगा। इसके अलावा छात्रों को लेकर भी हमने जानकारी दे दी है। नज़दीकी स्कूल में इन्हें भेजा जाएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर्स तक को ये जिम्मा यहाँ पर दे दिया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किताबें हैं और बाकी का सामान है, उसे ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भवनों का इस्तेमाल यहाँ लोकल ग्राम पंचायत भी कर सकती है। हालांकि यूं तो ये शिक्षा विभाग के दायरे में ही ज़मीन और भवन रहेगी, लेकिन अगर ग्राम पंचायत को आवश्यकता है तो बिल्कुल उन्हें ये इस्तेमाल करने के लिए भवन और ज़मीन दी जा सकती है। जो इसमें जिम, लाइब्रेरी या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए गए थे, इनका इस्तेमाल भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर सकती है। देखिए, मॉनसून सेशन 27 अगस्त से शुरू हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक इससे पहले नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक तय कर ली गई है और ये पड़ोसी राज्य हरियाणा में होगी, यानी कि जो हरियाणा है वो एक तरह से होस्ट स्टेट इस बार रहने वाला है। 6 सितंबर को चंडीगढ़ में ये बैठक प्रस्तावित हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तैयारियां इसके लिए पूरी हो चुकी है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें जो अधिकतर मामले रखे जाते हैं वो राज्य इंटरस्टेट विवाद को लेकर ही उठते हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी बिल्कुल अपनी भागीदारी इसमें दिखाने वाला है। 6 सितंबर को ये होगी, शेड्यूल सामने आ चुका है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर ऐलान पहले ही हो चुका था और उसके बाद फिर इसकी घोषणा हुई है। अब उन अभ्यर्थियों पर आना चाहेंगे जिनकी भर्तियां लटकी हुई हैं और ये लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका रिजल्ट घोषित होगा या कब नई भर्तियां हो पाएंगी। लेकिन एक ही बात बार बार बीच में आ जाती है कि राज्य चयन आयोग के पास तो भर्ती एजेंसी ही अभी तक नहीं है, यानी कि नई भर्ती एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी एक प्रयोग के तौर पर और इसका जिम्मा दिया गया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी को। तो ये टीसीएस को जिम्मा ज़रूर दिया गया था, लेकिन रिजल्ट अभी तक इसका भी नहीं आया है। और उसके बाद तय ये हुआ था कि कोई अपनी एजेंसी अब राज्य चयन आयोग की ओर से हायर की जाएगी, जिसके लिए 2 कंपनीज की ओर से टेंडर भी किए गए थे, लेकिन रूल्स के हिसाब से बात बनी नहीं। फिर बीच में चर्चा ये भी थी कि दोबारा से टीसीएस को ही अन्य भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा दिया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से ये बात भी नहीं बनी। अब यहाँ अभ्यर्थियों की ओर से देखिए सुझाव ये दिया जा रहा है कि जिनकी भी भर्तियाँ लटकी हैं या जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल अभी राज्य चयन आयोग को पुरानी प्रणाली ही यहाँ पर लागू कर देनी चाहिए, यानी कि ओएमआर सिस्टम को ही लागू कर दिया जाए जब तक नई एजेंसी हायर नहीं होती है, क्योंकि सब्र का बांध अभ्यर्थियों का टूट रहा है। इनका कहना है कि पहले भी तो यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं हो ही रही थी, दोबारा से ओएमआर सिस्टम से ही कर दी जाए, क्योंकि कोई और रास्ता सरकार के पास नहीं है, राज्य चयन आयोग के पास नहीं है। अब इस बात को माना जाता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि ओएमआर सिस्टम तो देखिए बंद ही तब किया गया था क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूसली धांधलियाँ हो रही थी भर्तियों में, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात सामने आई थी। सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए लंबी चर्चा भी हुई थी, एक लंबा समय भी ये फाइल तैयार करने के लिए कमेटी को दिया गया था, लेकिन जब ये नहीं हो पा रहा है या नई भर्ती एजेंसी हायर नहीं हो पा रही है, तो ज़रूरी है कि कम से कम भर्ती परीक्षाएं तो होती रहे। इसके लिए फिर चाहे दोबारा से ओएमआर सिस्टम को ही लागू करना पड़े। ये अभ्यर्थियों ने एक तरह से सुझाव दिया है। फिलहाल इस सुझाव को किस तरह से लिया जाएगा देखना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा लेट लतीफी बरत दी गई है। अब आयोग की ओर से बार बार कह दिया जाता है कि अभी तक भर्ती एजेंसी नहीं है, लेकिन बेरोजगार युवा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये एक्सक्यूज कब तक चलेगा। इसलिए पुराने सिस्टम को ही लागू कर दिया जाए, ये बात कही जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।